NIOS 10th सोशल साइंस बुक 1 चैप्टर 14 शीर्षक जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस पाठ को समझने के साथ साथ हम किन किन बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। 1. देश की आबादी का हम मात्र संख्या और समस्या के रूप में नहीं बल्कि सबसे बड़े संसाधन के रूप में विश्लेषण कर सकेंगे। 2. उन कारकों वर्णन कर सकेंगे जिसके चलते आबादी एक मानव संसाधन है। 3. आबादी के उच्च, मध्यम और कम घनत्व के क्षेत्रों की पहचान कर सकेंगे। 4. जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कर सकेंगे। 5. जनसंख्या संरचना जैसे ग्रामीण शहरी संरचना, उम्र संरचना, लिंग संरचना और साक्षरता में परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभावों की जांच कर सकेंगे। 6. एक महत्वपूर्ण जनसंख्या समूह के रूप में किशोरों की जरूरतों की संभावित मानव संसाधन के रूप की सराहना कर सकेंगे। 7. भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की जरूरत की पहचान करेंगे और भारत सरकार द्वारा अपनाई गई जनसंख्या नीतियों का मानव संसाधन के विकास के संदर्भ में विशेष रूप से मूल्यांकन करेंगे। लोग पूछते भी हैं, भारत की वर्तमान जनसंख्या 2023 कितनी है? नवीनतम संयुक्त राष्ट्र डेटा के वर्ल्डोमीटर विस्तार के आधार पर मंगलवार 28 मार्च 2023 तक भारत की वर्तमान जनसंख्या 1,41,70,14,810 है। प्रश्न 1. जनसंख्या से क्या अभिप्राय है? उत्तर. जनसंख्या के अंतर्गत आने वाली विशेष बातें। 1. किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या, उदाहरण गांव, शहर, राज्य, देश, विश्व की जनसंख्या। 2. किसी भी समूह, नस्ल, वर्ग या श्रेणी के लोगों की कुल संख्या, उदाहरण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक समूह, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख। 3. जीव विज्ञान में किसी भी नस्ल के अंतर प्रजनन जीवों की सम्मिलित कुल संख्या जैसे उदाहरण बाध्य, हिरण आदि की संख्या। प्रश्न 2. जन्मदर किसे कहते हैं? उत्तर. एक निश्चित भूभाग पर किसी दिए गए वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या की तुलना में बच्चों की संख्या शुद्ध जन्मदर कहलाती है। इसे जन्मदर भी कहते हैं। प्रश्न 3. भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उपाय सुझाए। उत्तर. 1. शिक्षा प्रसार। शिक्षा जन्म दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यह लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाती है। यदि परिवार में स्त्री शिक्षा का स्तर ऊंचा है तो परिवार में बच्चों की संख्या कम होती है। 2. गर्भ नियंत्रण के उपायों पर जोर। गर्भ नियंत्रण के विभिन्न उपायों को अपनाने पर जोर दिया जाए। 3. विवाह आयु। भारत में लड़कियों के विवाह की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाए। 4. प्रचार। लोगों को समझाया जाए कि अधिक बच्चों के कारण जीवन स्तर में गिरावट आती है। प्रश्न 4. लिंग अनुपात से क्या आशय है? उत्तर. मानव संसाधन के रूप में किसी भी देश की जनसंख्या की लिंग संरचना एक महत्वपूर्ण गुणात्मक सूचक है। वास्तव में यह मुख्य रूप से लिंग अनुपात के आधार पर समझा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूदा समानता स्थिति मापने के लिए लिंग अनुपात एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। लिंग अनुपात अनुकूल होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में लिंग अनुपात हमेशा से महिलाओं के लिए प्रतिकूल बनी हुई है, और चिंता की बात यह है कि यह गिरावट लगातार बनी हुई है। प्रश्न 5. जनसंख्या का वितरण बताएं। उत्तर. लोगों के एक भूक्षेत्र पर फैलाव के ढंग को जनसंख्या का वितरण कहते हैं। इसका अध्ययन कई तरीकों से किया जा सकता है। इनमें से एक तरीके के अनुसार देश के मानचित्र पर प्रदर्शित करते हुए जनसंख्या के वितरण का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि हमारे देश में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या कम है जबकि अन्य क्षेत्र में जनसंख्या इतनी सघन है कि ठोस समूह की तरह दिखाई देती है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनी है। प्रश्न 6. महिला सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है? उत्तर. महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय है महिलाओं का सर्वांगीण विकास। भारतीय संविधान महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता है, किंतु इसके बावजूद महिलाओं की स्थिति समाज में कोई विशेष सराहनीय नहीं कही जा सकती। महिला सशक्तिकरण को तब प्रोत्साहन मिला जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन कर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों में 33% आरक्षण संसद द्वारा पारित किया गया। प्रश्न 7. मृत्युदर से क्या समझते हैं? उत्तर. एक विशेष क्षेत्र के तहत दिए गए वर्ष के प्रति हजार जनसंख्या में होने वाली मृत्यु की संख्या शुद्ध मृत्यु दर कहलाती है। सामान्य तौर पर इसे मृत्यु दर भी कहते हैं। प्रश्न 8. साक्षरता किसे कहते हैं?
उत्तर, साक्षरता समाज के विकास का एक संकेतक है। जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझदारी सहित पढ़ना और लिखना जानता है, उसे साक्षर माना जाता है। हमारे देश में 1951 में साक्षरता दर 18.83% थी, जो 2001 में बढ़कर 65.38% हो गई है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक 90.92% है। इसके बाद मिजोरम 88.49% तथा लक्षद्वीप 87.52% का स्थान है। सामान्यतया साक्षरता दर स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा कम है। प्रश्न 9, जनसंख्या को मानव संसाधन बनाने में सहायक कारक कौन कौन से हैं? उत्तर, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति और उनके विशेष प्रशिक्षण मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। लेकिन इनके अलावा सामाजिक जनसांख्यिकीय कारक प्रमुख है, जिसका प्रभाव जनसंख्या पर एक संसाधन के रूप में पड़ता है। ये है 1. जनसंख्या वितरण, 2. जनसंख्या परिवर्तन, 3. जनसंख्या संरचना। प्रश्न 10, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा लिखिए। उत्तर, जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है। इसे आमतौर पर लोगों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना के लिए सूत्र निम्न है। संख्या का घनत्व इक्वल्स एक परिभाषित क्षेत्र इकाई में लोगों की कुल संख्या, उसी क्षेत्र विशेष का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। प्रश्न 11, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण सुझाए। उत्तर, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण 1. उच्च जन्म दर, 2. घटती हुई मृत्यु दर, 3. अवैध प्रवास, 4. विवाह व संतानोत्पत्ति की भावना, 5. अशिक्षा एवं अज्ञानता, 6. अंधविश्वास, 7. लड़के की चाह में लड़कियां पैदा करना। प्रश्न 12, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक बताएं। उत्तर, लोग उन क्षेत्रों में रहना चाहते हैं जहां के संसाधनों से उन्हें स्वच्छ जल, भोजन, आवास एवं रोजगार मिल सकें। लेकिन संसाधन तथा अन्य भौगोलिक सुविधाएं पृथ्वी की सतह पर समान रूप से नहीं फैले हैं। अतः कुछ क्षेत्रों की आबादी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक धनी होती है। जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक व्यापक तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक एवं सामाजिक आर्थिक। 1. भौतिक कारक। जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण भौतिक कारक भू आकृति, जलवायु एवं मिट्टी है। भू आकृति, भूमि की बनावट का प्रभाव जनसंख्या के घनत्व पर पड़ता है। लोग सुगम क्षेत्रों में ही रहना चाहते हैं। उबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्रों तथा पठारों की अपेक्षा समतल एवं नदी घाटी वाले क्षेत्रों में घनी आबादी पाई जाती है। समतल उपजाऊ भूमि कृषि एवं अन्य आर्थिक क्रियाकलापों के लिए बेहतर होती है। यही कारण है कि हिमालय के क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी एवं तटीय समतल क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। जलवायु, अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में घनी आबादी होती है। इसके विपरीत अधिक गर्म, अधिक ठंडे, अति शुष्क या अति वर्षा वाले प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है। जनसंख्या का अधिकतम घनत्व उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां की जलवायु मानव जीवन तथा कृषि विकास के लिए अनुकूल होती है। इस दृष्टि से समशीतोष्ण जलवायु एवं पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र आदर्श होते हैं। भारत में राजस्थान जैसे शुष्क जलवायु के क्षेत्रों तथा जम्मू एवं कश्मीर जैसे अति शीतल जलवायु के क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है। मिट्टी, कृषि का विकास मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अधिक जलवायु मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक बड़ी जनसंख्या को संप्रेषित कर सकते हैं। इसीलिए उत्तरी भारत के कछारी समतल भूमि की उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के कुछ भागों की कम उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में घनत्व कम है। 2. सामाजिक आर्थिक कारक। एक क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक अवस्था का भी प्रभाव वर्षा की जनसंख्या के घनत्व पर पड़ता है। खनिज पदार्थों से समृद्ध क्षेत्र बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए ऐसे इलाकों में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता है। एक उदाहरण है झारखंड के खनन वाले इलाके। ऐसे क्षेत्रों में रोजगार की सुविधाएं और शहरीकरण ज्यादा है। इसीलिए भारत के प्रमुख महानगरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई आदि में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। कुछ क्षेत्रों में यातायात और संचार की सुविधाएं दूसरे स्थानों की अपेक्षा अच्छी होती है। वहां जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा होता है। जिन जगहों का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व ज्यादा है, वहां भी अधिक संख्या में लोग बसते हैं।
ऊपर बताए गए कारकों में से किसी एक कारण का अकेले उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि इन कारकों का सामूहिक रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 13। जनगणना किसे कहा जाता है? उत्तर। जनगणना एक निश्चित समय पर देश में रहने वाले लोगों की कुल संख्या है। हमारी जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय पहलुओं के बारे में आंकड़े प्रत्येक दशक की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं। इसे जनगणना कहा जाता है। प्रश्न 14। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बताएं। उत्तर। सन 1952 से भारत जनसंख्या नीतियों को लागू करता रहा है। इन नीतियों के मुख्य उद्देश्य देश में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना रहा है। इन नीतियों के परिणाम स्वरूप जन्म व मृत्यु दर में कमी हुई है। परिवार नियोजन परिवार कल्याण के कार्यक्रमों में अधिकांश लोगों ने रुचि दिखाई है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य सन 2045 तक देश की जनसंख्या को स्थिर करना है। इस नीति में आर्थिक प्रगति, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण सुरक्षा पर भी बल दिया गया है। इस नीति में किशोर जनसंख्या पर विशेष रूप से बल दिया गया है। प्रश्न 15। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की प्रमुख बातें बताएं। उत्तर। भारत की जनसंख्या 11 मई 2000 को 1 अरब हो गई थी। दुनिया में भारत दूसरा देश है जिसकी जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। चीन दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। विगत 100 वर्षों में संसार की जनसंख्या 2 अरब से बढ़कर 6 अरब हो गई। एक शतक के दौरान इसमें लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। इसके विपरीत भारत की जनसंख्या में इस दौरान 5 गुना वृद्धि देखी गई। इस अवधि के दौरान भारत की कुल आबादी 24 करोड़ के आसपास थी, जो बढ़कर 1 अरब से अधिक हो गई। हमारे लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय है। अगर इसी दर से जनसंख्या में वृद्धि जारी रही, तो भारत 2045 तक चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। जनसंख्या की इस तरह बेतहाशा वृद्धि दर को देखते हुए भारत सरकार ने फरवरी 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। इस नीति के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। 1। इस नीति का पहला उद्देश्य लोगों को गर्भ निरोध, स्वास्थ्य कर्मियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और प्रसूति तथा बाल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। 2। अंतर रणनीति और उपाय अपनाकर जन्म दर को प्रतिस्थापन दर तक लाना। 3। इस नीति का दीर्घकालीन उद्देश्य क्रमागत आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के जरूरत के अनुसार 2045 तक जनसंख्या के स्तर को स्थिर करना, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एकीकृत सेवा प्रदान करना है। मध्यकालीन उद्देश्य कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन दर तक लाना है, जिसके लिए अंतर क्षेत्रीय संचालन रणनीतियों की जोरदार कार्यान्वयन नीति है। 2045 तक सतत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ एक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना है। नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ सामाजिक जनसांख्यिकी लक्ष्य तय किए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति 2045 तक हो जाएगी। प्रश्न 16। संसाधन से क्या अभिप्राय है? उत्तर। यह वह है जिसे इस्तेमाल और पुनः इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कमरे में चारों ओर देखो हम विभिन्न वस्तुएं, जैसे लकड़ी के सामान, किताबें, कॉपियां, कलम एवं अन्य पाते हैं। हम उन्हें अपने संसाधनों के रूप में विचार करते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में उपभोग और पुनः उपभोग करते हैं। ये सभी भी संसाधन हैं। आइए संक्षेप में समझते इस पाठ के अंतर्गत हमने किन किन महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की। 1। जनसंख्या एक निश्चित समय पर देश में रहने वाले लोगों की कुल संख्या है। हमारी जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय पहलुओं के बारे में आंकड़े प्रत्येक दशक की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। इसे जनगणना कहा जाता है। 2. 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1028 करोड़ है, जो 1901 की जनगणना 238 करोड़ की तुलना में 4 गुना से भी ज्यादा है। 3. जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। 4. जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में इसका वितरण बेहद असमान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सबसे ज्यादा घनत्व 9294 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 5. लिंग अनुपात कुल आबादी में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल है। यह 2001 की जनगणना के अनुसार 933 है।
महिलाओं को सशक्त बनाकर लिंग अनुपात में सुधार किया जा सकता है। 6. भारत की जनसंख्या को मुख्य रूप से 3 आयु समूह में बांटा गया है। 1. बच्चों 0 से 14 वर्ष, 2. वयस्कों 15 से 60 वर्ष और 3. वृद्धों 60 वर्ष से अधिक बच्चे और वृद्ध कुल मिलाकर निर्भर जनसंख्या है जो कुल जनसंख्या के 43% है। 7. एक जागृत समाज के लिए साक्षरता एक महत्वपूर्ण सूचक है। जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के लोगों को पढ़ने और समझने के साथ लिखने में सक्षम होना चाहिए। हमारे देश में साक्षरता दर में बहुत सुधार हुआ है। यह 1951 में मात्र 18.33% था जो 2001 में बढ़कर 65.37% हो गया है। केरल में उच्चतम साक्षरता दर 90.86% है। 8. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु दर को कम करने, परिवार कल्याण, जनसंख्या स्थिरीकरण, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण द्वारा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उचित निवेश करके हमारी बड़ी आबादी को देश के उत्पादक संसाधन के रूप में तब्दील किया जा सकता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.